आईआईएम में मैनेजमेंट गुरुओं से सुशासन की ट्रेनिंग ले रहे मंत्री योग कर रहे हैं। चिंतन शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत योग ध्यान से की गई। हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा ने योग किया। अलग आसनों से बॉडी पर पड़ने वाले असर को मंत्रियों ने समझा। इनसे जीवन और शरीर कैसे संतुलित होगा ये भी जाना। दरअसल प्रदेश सरकार के सभी मंत्री आईआईएम रायपुर के चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं। मंत्रियों की रूटीन लाइफ से हटकर इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स अलग अलग विषयों पर मंत्रियों की क्लास भी ले रहे हैं। उन्हें बेहतर तरीके से सरकार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और चिंतन शिविर जो कुछ हुआ है ये सब कुछ टीवी स्क्रीन पर आपने देख लिया कि क्या क्या कुछ कहां कैसे हुआ है और तमाम विषयों पर चर्चा हुई। और चिंतन शिविर में तमाम मुद्दों पर डिस्कशन के बाद जो है ये प्रशिक्षण अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इस शिविर को लेकर जो जानकारी थी वो सीएम विष्णुदेव साय ने साझा कर दी। अब हमारे सहयोगी अनमोल जोड़ेंगे सीधा और उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ चिंतन शिविर में और क्या चिंतन शिविर खत्म हो गया, क्या कुछ इसमें निकल कर आया। अनमोल। बिल्कुल नितेश, देखिए लगातार ये सेशन जारी है। कल से ही चिंतन शिविर शुरू हुआ था और आज दूसरा दिन था इसका। सुबह में हमने देखा कि किस तरीके से जो एक रोजमर्रा की जिंदगी एक आम आदमी की शुरू होती है योगा अभ्यास से, ठीक उसी तरीके से आज मंत्रियों के भी दिन की शुरुआत जो है योगा से हुई। उसके बाद जो है उन्हें अलग अलग जो है फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रशिक्षु द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है प्रदेश में, इसकी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही सबसे बड़ी बात, मीडिया मैनेजमेंट जो है मंत्री जो है वो कैसे करेंगे, मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे, इसका भी उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। इसके साथ साथ जो एक विजन रखा गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कि 2047 तक जिस तरीके से विकसित भारत की बात हो रही है, उसी तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ की भी बात रखी गई है। तो उसकी नींव जो है वो रखी जा चुकी है। अब उससे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो किस तरीके से ये पूरा रूट मैप होगा, किस तरीके से रोड मैप होगा, इन तमाम पहलुओं पर आज मंत्रियों को ट्रेनिंग दी गई है, एजुकेशन दिया गया है। ठीक, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है प्रदेश में नितेश कि कभी मंत्री जो है स्टूडेंट बनकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कक्षा में बैठकर, बेंच पर बैठकर जो है कॉपी किताब लेकर बैठते हैं और चीज़ों को नोट करते हैं। तो बहुत ही इस तरीके से दृश्य कम देखने को मिलता है। ये पहले गुजरात में हुआ था, पहली बार ऐसा मौका है। अब देखिए स्केल, स्पीड और इनोवेशन, ये 3 चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नितेश, स्केल, स्पीड और इनोवेशन। इन 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर मंत्रियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि विकसित छत्तीसगढ़ बन सके। नितेश। बिल्कुल अनमोल, और मीडिया मैनेजमेंट पर विस्तार से चर्चा करते लेकिन वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। बिजली का झटका लग गया है छत्तीसगढ़ वासियों को 440 वोल्ट का। क्यों? क्योंकि 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली हो गई है। कृषि पंपों के लिए भी विद्युत दर में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। नई विद्युत दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने बयान दिया है। विद्युत कंपनी ने 4420 करोड़ के घाटा का जो प्रस्ताव रखा था, उस घाटे को बैलेंस करने के लिए कवायद की गई है। बिजली वृद्धि दर सभी कैटेगरी में औसत 8.35% होगी। 10 पैसे से लेकर 70 पैसे तक वृद्धि होगी। और तमाम जो जानकारी है वो सब कुछ हमारे सहयोगी बताएंगे आपको और विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। नियामक आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं हेमंत वर्मा जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, कितने जो बिजली के दामों में वृद्धि की गई है? अभी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से घरेलू और गैर घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनमें उनकी विद्युत दरों में जो 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है। और जो उच्च दाब में स्टील इंडस्ट्रीज़ है
उनके जो विद्युत दरों में करीब 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी गई है। किसको किसको किस किस क्षेत्र में छूट दिया गया है सर, जो सब्सिडी मिलता है? ये जो जन लोगों की जो छूट है, संबंधित छूट है, वो सभी छूटें जारी रखी गई है। खाली जो कुछ इंडस्ट्रीज है जो उनकी छूटों में कुछ कमी की गई है। किसानों का प्रदेश है सर छत्तीसगढ़, किसानों के लिए इसमें क्या है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसानों का प्रदेश है और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसीलिए जो गैर सब्सिडाइज्ड कैटेगरी के किसान हैं उनके लिए जो प्रति यूनिट 25 पैसे की वृद्धि की गई है, लेकिन वो सब्सिडाइज्ड कैटेगरी में है, उससे उनको अंतर पड़ेगा नहीं। और गैर सब्सिडाइज्ड जो किसान हैं उनमें जो पंप लगाए हुए हैं उनको 20% की जो छूट मिल रही थी वो जारी रखी गई। ये आखिरी सवाल है सर, वृद्धि करने का क्या कारण है सर? वृद्धि करने का कारण जो कंपनी द्वारा जो लेखा जोखा साल भर का दिया गया था उनमें उनने 4,420 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगा के हमें पिटीशन दायर किया था। तो उसकी पूर्ति करने के लिए उनने हमें प्रस्ताव किया था कि विद्युत दर में बढ़ाई की जाए। तो आपने सुना, हेमंत वर्मा जी हैं जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जो मामूली बढ़त हुई है उससे ज़्यादा लोगों पर भार नहीं पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी जो आम जनता है उस पर कितना लोड पड़ता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी और नौतपे के 6 दिनों में भूजल तेजी से नीचे गिरा है। प्रदेश के बड़े और मध्यम बांध भी इसका शिकार हुए हैं। बड़े बांधों का जलस्तर चिंताजनक है, नीचे गिर रहा है। प्रदेश में नौतपे की शुरुआत के साथ ही 6 दिनों में राज्य के सभी बड़े, मध्य, छोटे, मझोले जल भंडारण में 1% की गिरावट आई है। प्रदेश में मानसून आने में अभी 12 दिन का समय बाकी है और अगर समय पर मानसून नहीं आया तो पेयजल से लेकर उद्योगों को अनुबंध के तहत भी पानी देना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश के बांधों में जल भंडारण घटकर 33% हो गया है। 25 मई की स्थिति में यह 34% से कुछ अधिक था। बीते 2 साल की तुलना में इस बार जल भंडारण की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। हालांकि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि जल ही जीवन है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर पानी का बचाव कैसे हो, आम जनता को इसके लिए जागना पड़ेगा। वहीं प्रदेश में पड़ रहे भीषण गर्मी को लेकर हो रहे जल संकट को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मौसम का प्रकोप जारी है, इसके कारण बांधों में पानी कम होने की स्थिति है। सरकार को मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। जल ही जीवन है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर के पानी का बचाव कैसे हो, पानी का अपव्यय जिनके यहाँ मिल रहा है उनको पानी का अपव्यय, और जिस दिन पानी के लिए तरसेंगे तब जनता को एहसास होगा कि पानी के मूल्य क्या है। इसलिए पानी बचाने के लिए जनता को ध्यान रखना चाहिए। नल खुले पड़े हैं, पानी बह रहा है, जब तक जनता नहीं जागेगी, पानी का सदुपयोग करना सीखे, ये जन जागरण के लिए आवश्यक उतना ही है। मौसम का प्रकोप जारी है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव चल रहा है और तो स्वाभाविक है इसके कारण से बांधों में भी पानी कम होने की स्थिति है। सरकार को इस सब मामले में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। खासकर पे पेयजल की स्थिति में कहीं पे कमी आती है तो उसका निराकरण तत्काल किया जाना चाहिए। साथ ही आम आदमी को भी इस गर्मी से स्वयं को बचाने के लिए तमाम तरीके के प्रबंध करने चाहिए। और खोमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, चिंताजनक है, जल ही जीवन है, मानसून के अभी आसार नहीं है, तो जल क्या घट रहा है ये भी बता दीजिएगा और मानसून कब आएगा उसे भी दर्शक जानना चाहेंगे, वो भी बता दीजिएगा। देखिए नीतीश, जल संकट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। 12 दिनों का वक्त है जब छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचेगा। मानसून अगर देरी से आएगा, 12 दिन बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं जल संकट गहरा जाता है। गहराएगा इसलिए भी क्योंकि जो अलग अलग बांध है उसकी जो जल स्तर है वो घटती जा रही है। बहुत सारे जो उद्योग हैं उनको अनुबंध के तहत जल दिया जाता है और जल देने के कारण उसको रिजर्व रखा जाता है अलग अलग बांधों में। तो यही कारण है कि अगर 12 दिनों बाद अगर मानसून छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचता है तो जल संकट की स्थिति हो जाएगी। दूसरी ओर अगर सरकार की बात की जाए तो वाटर हार्वेस्टिंग की बात सरकार कर रही है। जिस तरीके से लगातार वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है नीतीश,
उसकी चिंता कहीं ना कहीं सरकार को है। अब सरकार यही चाह रही कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को शहर में भी लागू किया जाए, ताकि जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसको आने वाले दिनों के लिए बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल जो जानकारी यही निकल कर सामने आ रही कि अलग अलग तरीके से सरकार ने इसकी समीक्षा भी शुरू कर दी कि आखिर जल संकट क्यों घट रहा है और जो बांध की पानी की स्थिति है उस पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ताकि जो जल संकट की स्थिति हम अभी बता रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आने वाले दिनों में उसको कैसे किस तरीके से उसको बेहतर किए जा सके। नितेश, तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है और उम्मीद और दुआ ही की जा सकती है कि समय से मानसून आ जाए। खुमन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोरिया में प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। स्वीकृत मकानों को पूरा कराने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है और नतीजा यह है कि जिले में आज की स्थिति में 76% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं कुछ जगहों पर मकानों को पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हितग्राही पैसों को निजी कामों में खर्च कर चुके हैं। ऐसे में उनके मकान बनवाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। आवास निर्माण लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रशासन ने हितग्राहियों को मोटिवेशन और कानूनी मार्ग से जागरूकता दी है, जिससे आवास निर्माण में 2 से 3 महीनों में काफी तेजी लाई जाए। जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कोरिया के सोनहत और बैकुंठपुर ब्लॉक में रोजाना 20 से 25 आवास निर्माण हो रहे हैं। देखिए, पर डे ज़िला हमारा कोरिया अभी छोटा हो गया है, 2 ब्लॉक्स हैं, तो पर डे हमारा 20 से 25 घर कंप्लीट हो रहा है ऑन एन एवरेज। अगर मैं औसतन बात करूं तो पिछले 2 महीने में इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और विधानसभा चुनाव के पश्चात जब हमने समीक्षा की तो ज़मीनी अमल एक्टिवेट हुआ और इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरपा नदी पर 2 पुल बन रहे हैं। पहला शिवघाट बराज और दूसरा पचरी घाट बराज बन रहा है। दोनों की लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। इन पुलों के निर्माण में जल संसाधन विभाग और ठेकेदारों की तरफ से चल रही एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बतौर ठेकेदार काम कर रहे सुनील अग्रवाल ने दोनों पुल के बुनियाद पर पडल डालने से साफ तौर पर मना कर दिया है। उसका कहना है कि इसमें खर्च ज्यादा आएगा, जिसकी लागत कोई 75 लाख रुपए लगेगी। इसलिए ही उसने अधिकारियों को पत्राचार कर इस काम से हाथ खड़ा कर लिया है। इससे दोनों पुल पर 2 बड़े नुकसान होंगे। पहला तो ये कि पडल नहीं डालने से इस पुल की नींव उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी की सरकार चाहती है, और दूसरा नुकसान पुलों के भविष्य को लेकर भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक यह मजबूत नहीं होगा तो टिकाऊ भी नहीं रहेगा। वहीं दोनों ही पुल पर जिस तरह से काम धीमा रफ्तार में चल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ दोनों ही पुलों के निर्माण का काम पिछले 2 महीनों से भी बंद है। उसके पीछे का कारण भी ठेकेदार का वही पत्राचार है, जिसमें उसने पुल में पडल नहीं डालने की बात कह अधिकारियों को पत्र आगे बढ़ाया था। तभी से काम बंद है। लेकिन ये मामला गंभीर है, क्योंकि इसमें चलने वाले राहगीरों की भी जान की बात है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी को साझा करेंगे। और आशीष दुबे जुड़ गए हैं सीधा बिलासपुर से। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष, बताइए पडल डलने की बात क्या है, जरा सा पडल को समझा दीजिएगा। और फिर ये तो कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ टाइप की स्थिति हो जाएगी। जी बिल्कुल नीतीश, पडल जो है एक बुनियाद है। एक बुनियाद जो होती है किसी भी पुल की, वो बहुत मजबूत होती है और उसमें एक मापदंड होते हैं कि आपको जो है निर्माण में जब वो DPR बनता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी बनती है, तब उस पुल में किन मापदंडों के तहत काम होना है ये तय किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अब ये लेट हो गया है, जल संसाधन विभाग इसे बना रहे हैं, 6 साल हो गए लगभग बनते, तो कुल मिलाकर के इसका खर्च बढ़ते जा रहे हैं और ठेकेदार अब इसमें जो है कोताही बरत रहा है जो निर्माण में। तो उसकी बुनियाद में जो इनमें काली मिट्टी भरनी है, इनमें जो सीमेंट का पूरा एक वो भर रहा है, उसको भरने से इनकार कर रहा है अब ठेकेदार। और सीधे तौर पे जो 75 लाख रुपए इसके निर्माण में, जो पडल के निर्माण में लगने हैं, उससे जो है जल संसाधन विभाग ठेकेदार को बचाने की जुगत में लग गया है। दूसरी है, एक बात तो होती कि अधिकारी कैसे साथ नहीं देते,
लेकिन बात है अधिकारी खुलकर साथ दे रहे हैं। ठेकेदार ये पत्र बढ़ा रहा है ई को, और ई जो है इसको अपने जो चीफ इंजीनियर है रायपुर में उनको भेज रहा है। और एक तरह से एक जो कहा जाए कि ठेकेदार की लागत को बचाने को लेकर एक बड़ा खेल चल रहा है और बुनियाद कमजोर करने को लेकर पुल की, जिसका आने वाले समय में लाभ मिलना उस तरह से बिलासपुर के लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। नितेश, बिल्कुल, और इस तरह की लापरवाही पर उम्मीद है कि उच्च अधिकारी बड़ा कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आशीष, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर शक्ति जिले में एक टोल प्लाजा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन टोल प्लाजा बनने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया। क्यों किया जा रहा है, ये जानने के लिए आपको रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए रिपोर्ट। शक्ति जिला मुख्यालय से लगे नेशनल हाईवे 49 में टोल प्लाजा के निर्माण से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया है। कारण यह है कि टोल प्लाजा कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस के महज 200 मीटर की दूरी पर बना है। ऐसे में कलेक्ट्रेट में ड्यूटी करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही अपनी फरियाद लेकर आने वाले ग्रामीणों को भी इस टोल प्लाजा से होकर कलेक्ट्रेट या एसपी ऑफिस आना पड़ेगा, जिससे उनको बेवजह टोल टैक्स भरना पड़ेगा। टोल प्लाजा के बन जाने से पूरे शक्ति जिले के लोगों को अनावश्यक टोल का बोझ झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं। कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस के बीच में ये टोल नाका बनाया जा रहा है, जो कि आज बाराद्वार से, शक्ति से, मालसौदा से, जयजयपुर से, सब तरफ से डेली के हजारों आदमी का आना जाना है। एसपी ऑफिस भी और कलेक्टर ऑफिस भी आज 100-200 रुपए डेली का अगर लगेगा तो कितनी बड़ी परेशानी है। टोल नाका जो बन रहा है वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के शक्ति और बाराद्वार के बीच में है, जहां प्रतिदिन हमको कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही रोज पूरे शक्ति की आधी बस्ती को अपने कार्यों से जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जयजयपुर बाराद्वार साइड से भी लोगों को शक्ति आना पड़ता है। व्यापार के हिसाब से एक ही जिले के दोनों साइड आना जाना है। और जैसा हम जानते हैं कि टोल प्लाजा में जाने का भी लगता है, आने का भी लगता है। अगर दिन में हम 3-4 बार गए तो हमारा कार्य तो क्या होगा, हम वैसे ही लुट जाएंगे। आगामी समय में लगने वाले टोल टैक्स की चिंता न सिर्फ ग्रामीणों को है, बल्कि शक्ति के व्यापारियों को भी इसकी चिंता सता रही है। टोल प्लाजा बनने के बाद आम नागरिक को तो बहुत परेशानी है। कलेक्ट्रेट जाना है, छोटे छोटे कामों के लिए जाना है। आदमी आजकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर में ही जाता है, उसमें टोल देना पड़ेगा। आज एक आवेदन भी अगर देना है कलेक्टर को तो हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा। शक्ति जिला मुख्यालय होने के साथ साथ यहाँ तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत में हर दिन आने वाले सरपंच, सचिवों, वकील को भी डेली टोल प्लाजा में टैक्स चुकाना पड़ेगा। ऐसे में टोल प्लाजा के शुरू होने से पहले ही ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों की इस समस्या पर जिला प्रशासन ने एनएच अथॉरिटी से स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग करने की बात कही है। भिलाई जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ हम लोगों ने ये देखा होता है कि नॉर्मली वो वहाँ के लोकल नंबर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो परमिट कर देते हैं। अब यहाँ जो है अभी फंक्शनल हुआ नहीं है, लेकिन जैसे भी ये फंक्शनल होगा, जब कभी भी एनएच का ये कंप्लीशन हो जाएगा, तो हम अपने तरफ से बेसिकली एनएचआई से रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू लेटर कि वो इस प्रकार का रिलैक्सेशन जो दूसरे जिलों में दे रहे हैं उस प्रकार का रिलैक्सेशन शक्ति जिले में भी। कलेक्टर ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी जो है इस टोल नाका से डेली जो है पार होके जाएंगे, तो उनको भी यहाँ पे टैक्स पटाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये टोल नाका के चालू होने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, उनकी जेब ढीली होने वाली है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो फरियाद लेके ग्रामीण आ रहे हैं उनको टैक्स न पड़े, जो कर्मचारी हैं यहाँ पे जो काम करते हैं कलेक्ट्रेट में उनको टैक्स में छूट दिया जाए। और मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मंथन और चिंतन का दौर जारी है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए भी तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आत्मविश्वास भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में विस्तारकों की बैठकों का दौर जारी है। बैठक में केंद्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, प्रवासी विस्तारक प्रभारी और उत्तर प्रदेश के
MLC विजय बहादुर और मध्य प्रदेश की विस्तारक योजना के प्रभारी विजय दुबे विशेष रूप से मौजूद हैं। 4 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो आप सब लोगों ने जो अब तक मेहनत और परिश्रम किया है उसका परिणाम मध्य प्रदेश में हम सबको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार 29 सीटें आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जीतेंगे। और श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी, अमूमन संगठन की बैठकें चुनाव के पहले देखी जाती हैं, लेकिन अब मतगणना के पहले ये बैठक देखी जा रही है। क्या है इसमें, क्या क्या कुछ हुआ और क्या विशेष है, क्या अलग है? देखिए, इस चुनाव को भाजपा के लिए लड़ा है तो कार्यकर्ताओं ने, और लड़ा है विस्तारकों ने, लड़ा है प्रबंधन समितियों ने, तो ये उन्हीं की बैठकें हैं। उनको एक तरह से एप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको जो है धन्यवाद दिया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि हमने कहाँ क्या चूक की, क्योंकि ये वही ज़मीनी कैडर है जिस ज़मीनी कैडर की हम तमाम जो है समाचारों में बात करते हैं। ये उसी ज़मीनी कैडर को बुलाया गया। दरअसल एक लोकसभा और इसके अलावा बाकी विधानसभा, यानी विधानसभा और लोकसभा के ये विस्तारक थे, इनके साथ बैठकर चिंतन मंथन किया। ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमने किन दिक्कतों को फेस किया, ये उनसे समझा गया। साथ ही ये रणनीति बनाई गई कि अब जब मतगणना होगी तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कांग्रेस हमलावर होती है, आरोप लगाती है, तो उसका किस तरह से उत्तर देना है और किस तरह से जश्न मनाना है, इस पर भी बात हुई होगी। और क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ भी बातें हुई होंगी। बहरहाल श्याम जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में हुआ नरसिंह घोटाला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिग्विजय सिंह ने सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराने की मांग की है और लिखा है कि हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में यह जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही जांच की टाइमलाइन तय करने की भी मांग रखी गई है और दिग्विजय सिंह ने राजनेताओं की भूमिका की जांच की भी मांग उठाई है। तो कथित तौर पर कहा जा रहा नरसिंह घोटाला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 2020 से चल रहे हैं और 2023 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको दे दिया, उनको मान्यता। ये कहाँ की, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश चाहिए उनको। जब तक दिशा निर्देश सीबीआई नहीं देगी, हाईकोर्ट नहीं देगी, तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ। बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी सरकार की हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर हलचल है? आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है? देखिए, दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लंबा अनुभव भी रहा है। राज्यसभा में बतौर वो सांसद अब भी मौजूद है, चुनाव लोकसभा का लड़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो नरसिंह फर्जीवाड़ा है उसको लेकर उन्होंने पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है और ये कहा है कि सीबीआई के ईमानदार अफसर से जांच कराया जाए। जिस सीबीआई को मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले में जाँच करने के लिए सौंपा गया था, उसमें तो सीबीआई रिश्वतखोरी के मामले में फंस गई। हालांकि आज उनकी जमानत की याचिका उन्होंने लगाई है कोर्ट में। हालांकि ये अंदर खाने से खबर आ रही है कि उस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें पुलिस रिमांड की बजाय जेल रिमांड में भेज दिया जाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह का मुद्दा काफी ज्यादा अहम है। दिग्विजय सिंह व्यापम से लेकर तमाम सारे घोटालों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने जो बात कही कि साल 2020 से ये फर्जीवाड़ा चलता रहा, तो आखिर सरकार ने आंख बंद करके क्यों रखी? जब सीबीआई को ये जांच सौंपी, सीबीआई खुद रिश्वतखोरी के मामले में फंस गई, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को सीबीआई के ईमानदार अफसर से ये जांच कराने की जरूरत है। उसके अलावा मोहन सरकार को सीबीआई के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, खुद जांच कराएं और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं। हालांकि एक कमेटी जरूर हाई कोर्ट ने रिफॉर्म कर दी है, एक रिटायर्ड जस्टिस को जिम्मेदारी सौंपी है जांच की और रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया और अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये जांच अलग है, लेकिन सरकार स्तर पर जो जांच होनी चाहिए कि सीबीआई आखिर घूसखोरी के मामले फंस जाती है, तो मध्य प्रदेश सरकार को इसमें सीधे तौर पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक से पटवारी, तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि सबसे पहले मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए था। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के कुलपति रजिस्ट्रार जिनकी भूमिका संदिग्ध थी, कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि ये अभी तक रजिस्ट्रार बने क्यों है, कुलपति क्यों है, इनको तो विश्वविद्यालय में चपरासी तक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब 1 लाख बच्चों से अधिक भविष्य दांव पे लगा है तो हाई कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है। दिग्विजय सिंह ने तमाम सारी बातों को जिक्र किया और प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि सीबीआई के अधिकारी ईमानदार अधिकारी, सीबीआई के ईमानदार अधिकारी, क्योंकि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी वो तो घूसखोरी करके और अपात्र कॉलेजों को पात्र घोषित कर दिया। तो ऐसे में जरूर इस चुनाव नतीजे के बाद दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पर कुछ न कुछ तो एक्शन होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई डायरेक्शन मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई के आला अधिकारी को जरूर इस पूरे मामले में भेजा जाएगा, क्योंकि ये रैकेट बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे 3 साल तक एडमिशन लेकर और उसी कॉलेज में पढ़ते रहे लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए और बाद में मान्यता उनको दी गई, उसके बाद उनके एग्जाम हुए, तो आखिर ये पूरी नर्सिंग की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे चल रही है? क्योंकि ये नर्सिंग के बच्चे जो आज ये नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं ये किसी न किसी अस्पताल या फिर किसी न किसी हॉस्पिटल में नौकरी करेंगे, वार्ड बॉय बनेंगे। तो ऐसे में लोगों की जो जान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो इंजेक्शन कहीं भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा ही ठीक व्यापम में MBBS वाले केस में भी देखने के लिए मिला था कि जी व्यापम की तमाम डॉक्टरों पर सवाल उठाए थे दिग्विजय सिंह ने। तो ये बात जरूर केंद्र सरकार समझेगी और इस पर जरूर कोई ना कोई गाइडलाइन या फिर दिशा निर्देश मोहन सरकार को जरूर दिए जाएंगे। नितेश, और 4 तारीख के बाद देखना होगा कि इस संबंध क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर ग्वालियर में इलाज में लापरवाही के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल पर 8 लाख क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया है। साथ ही अन्य मदों में 8,000 रुपए अलग से भुगतान करने के आदेश भी पारित किए हैं। दरअसल मुरैना जिले में रहने वाले अतुल गोयल ने अगस्त 2017 में अपने पिता को बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत में भर्ती कराया था और सर्जरी हुई थी और फिर सर्जरी के बाद लापरवाही का मामला उजागर हुआ था और गंभीर आरोप खड़े हुए थे। प्रकरण ये था कि मुरैना के अतुल गोयल द्वारा अपने पिता को ग्वालियर के BIM हॉस्पिटल भर्ती कराया था। अम्बिलिकल हर्निया की सर्जरी डॉक्टर दीपक प्रधान ने की थी, किंतु पोस्ट ऑपरेटिव करने में फेलियर हुआ और हॉस्पिटल में जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे वो अनक्वालिफाइड था। जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति था, डॉक्टर था, उसके द्वारा जो नोट्स बनाए गए उन नोट्स में स्पेलिंग की बहुत सारी गलतियां थी। अस्पतालों में क्या क्या समस्याएं चल रही है, इस हेतु आयोग द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को एवं मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को सूचित किया है कि वो इस पर विस्तृत जांच करें कि जिससे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके। अनिल गौर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस भीषण गर्मी में। और ग्वालियर की गर्मी तो जानते हैं, लेकिन आपका सवाल है, आपकी अपनी खबर बतानी है। अनिल, क्या कार्रवाई की है उपभोक्ता फोरम ने, क्या कुछ इस आदेश में हुआ है? बिल्कुल नितेश, देखिए ग्वालियर का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है बिरला हॉस्पिटल और जिस पर आयोग ने उपभोक्ता आयोग ने 8 लाख का जुर्माना लगाया और इसके पीछे का कारण ये है कि एक मरीज भर्ती हुआ था, उसको एक्सपायरी दवा दी गई, इसके साथ ही एक ऑपरेशन भी किया गया था और ये जो ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर अनफिट थे और यही कारण है कि जब इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग की गई तो उसके बाद जांच में ये पता लगा कि जो मरीज को दवाई दी गई थी वो एक्सपायरी थी। इसके साथ ही डॉक्टर्स भी जो वहां पर मौजूद थे वह भी अयोग्य थे। यही कारण है कि इसको लेकर एक गंभीर, एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं और इसको लेकर ही आयोग ने 8 लाख का जुर्माना इस हॉस्पिटल पर दिया है। बहुत गंभीर बात है, जान से खेलने की कोशिश की गई है और इस तरह की लापरवाही के बाद अस्पताल प्रबंधन ने क्या तथ्य तर्क दिया अनिल? बिल्कुल, देखिए अभी अस्पताल प्रबंधक की अगर बात करें तो जब जुर्माना दिया है तो उसके बाद अस्पताल प्रबंधक से भी बात करनी चाहिए। तो अस्पताल प्रबंधक इस पूरे मामले में लगातार अपना बचाव कर रहा है और मीडिया के सामने वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यही कारण है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधक की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से बिरला अस्पताल में ऐसे कई पहले भी मामले आ चुके हैं जो गंभीर मामले हो, ऐसा ही है गंभीर मामला है जब 2017 में मरीज भर्ती हुआ, उसका ऑपरेशन किया गया और जब ऑपरेशन उसका किया गया था, जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया वो पूरी तरह से अनफिट थे, अयोग्य थे। यही कारण है कि उस मरीज की मौत हो जाती है और मौत के बाद इस पर एक बड़ा जुर्माना एक आयुक्त के द्वारा लगाया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल और बहुत बहुत धन्यवाद
तमाम ग्वालियर के निवासियों को उनके मतलब की खबर पहुंचाने के लिए आगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का रुख करेंगे, जहां महाकालेश्वर में धोखाधड़ी रोकने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं और कहा गया है कि दलालों को दर्शन करने के नाम से पैसा ना दें। अगर कोई पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ पुलिस और महाकाल पवन समिति को तत्काल सूचना दें। इस बीच जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाकर नंबर जारी भी किए गए हैं जिस पर लोग शिकायत कर सकते हैं। तो तमाम जो भक्तगण जो वहां पर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बेहद काम की खबर है और संतोष कृष्णानी इस खबर का विस्तार देंगे। संतोष, कैसे अचानक से ये निर्णय लिया गया, क्या चीजें ऐसी हो रही थी जिनको देखते हुए जगह जगह बोर्ड लगाए गए और अब इसको लेकर आगे की क्या योजना है? बिल्कुल, लाखों भक्त आते हैं बाबा महाकाल के दरबार में और ऐसे में कई जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के नाम से या किसी भस्मारती के नाम से ठगे से महसूस करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और महाकाल प्रबंध समिति ने कड़े कदम उठाते हुए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए। हम आपको बोर्ड दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किसी भी भक्त कोई भी किसी भी प्रकार से दलाल को दर्शन के नाम से पैसे न दें, ना तो भस्मारती के नाम से पैसे दें। अगर कोई दलाल या ऐसे कोई जो बीचवान है वो अगर वो पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत महाकाल थाने में की जा सकती है, महाकाल प्रबंध समिति की जा सकती है। यहाँ तक कि टोल नंबर भी दिया गया है। और ख़ास बात है कि बाबा महाकाल की जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती में उसमें कई ऐसे जो दलाल हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और भस्म आरती के नाम से श्रद्धालु को ठगते हैं। किस प्रकार के नियमों में बदलाव किया गया और कितने साइन बोर्ड लगाए गए हैं, हमारे साथ इस समय खुद महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जी हैं। सर, क्या कहेंगे, बदलाव किए गए? जय श्री महाकाल। बार बार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यात्रियों के साथ ठगी हो रही है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देशित दिए गए थे कि महाकाल मंदिर के आसपास पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि यात्री को इस प्रकार की ठगी न हो। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर 400 पार का दावा किया और कहा कि बीजेपी अकेली 370 सीटें लाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी शिकायत कर रहे हैं और चुनाव के बाद भी करते रहेंगे। एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। मोदी जी को तीसरी बार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के प्रधानमंत्री भारत की जनता बनाने वाली है और 4 तारीख के नतीजे आज ही स्पष्ट है। बीजेपी आ रही है, मोदी जी तीसरी बार फिर अभूतपूर्व बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विकसित भारत का निर्माण अब तेजी से होगा। तो आपका शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही।